Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMT CAT 2022 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके आज हम टॉपिक नंबर 3 पीएमसी के सिलेबस से उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम अपने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट लेंगे। हमारे प्रीवियस सेशंस अटेंड करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको प्रीवियस एमसीक्यूज डिस्कशन लेक्चर्स के तमाम तर लिंक्स मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट से आप तमाम तर लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। बहरहाल विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा यह जा रहा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ द जनरल गैस कांस्टेंट आर इज, कि जो जनरल गैस कांस्टेंट आर है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आर किसे कहा जाता है या जनरल गैस कांस्टेंट क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती हैं या जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमें बताती है डैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है जो कि हमने पढ़ रखी है, जिसमें P से मुराद प्रेशर है, V से मुराद वॉल्यूम है, N से मुराद नंबर ऑफ मोल्स हैं, R से मुराद हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है, जबकि T से मुराद हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन है। सो इसमें जो हमारे पास ये इक्वेशन में R नज़र आ रहा है, ये R ही बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। अब हमें इस R की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि जो R है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है। हम सब ये जानते हैं कि जो R है जिसकी वैल्यू हमने अमूमन याद कर रखी होती है वो हमारे पास 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन होती है। ये वो इक्वेशन है या ये वो फंडामेंटल वैल्यू है जो कि हमने क्रैम कर रखी होती है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे गौर करें तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही कि जिसमें हमारे पास यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन हो। अब यहाँ देख लेना है, हमें एक चीज़ ये देखनी है कि वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ एग्जैक्टली इसकी कन्वर्जन सही तरह से की गई है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक दो चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए, उनमें पहली चीज़ वो ये है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल, कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। इसी तरह एक और चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज। याद रखिए हमारे पास कुछ दो तीन टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास सीजीएस यूनिट है, इसी तरह एमकेएस यूनिट्स हैं और इसी तरह एसआई यूनिट्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जिनके मुताबिक हमारे पास डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर आते हैं। लिहाजा अगर हम बात करें 1 जूल की तो 1 जूल 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। लिहाजा अगर हम कहीं 1 न्यूटन मीटर लिखा देख लें तो हम उसे 1 जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहीं 1 जूल लिखा हो या 1 न्यूटन मीटर लिखा हो तो हम उसकी जगह 10⁻⁷ अर्ज भी लिख सकते हैं। लिहाजा अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ कि जो मेरे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू थी जो हमने याद कर रखी होती है कि R इज इक्वल्स टू 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अगर इस वैल्यू में हम गौर करें तो हमें न्यूटन मीटर मिल रहा है जिसकी जगह मैं 1 जूल लिख सकता हूँ, और फिर 1 जूल की जगह भी मैं 10⁻⁷ अर्ज लिख सकता हूँ। लिहाजा मेरे पास जो R की वैल्यू आएगी इस न्यूटन मीटर की जगह 10⁻⁷ अर्ज पुट करके वो कुछ यूँ होगी, R इज इक्वल्स टू 8.314 multiplied by 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन।
अब हमने ऑप्शंस में बेसिकली ये ऑप्शन ढूंढना है जो हमें गिवन हो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन। सो मूविंग बैक टूवर्ड द गिवन ऑप्शंस, अगर हम देख लें अल्फा ऑप्शन हमारे पास है 8.314 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। बीटा ऑप्शन हमारे पास है 0.0821 जोल पर मोल पर केल्विन। चार्ली ऑप्शन है 62.4 टार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, जबकि डेल्टा ऑप्शन 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन है। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन द हेयर। सो वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ जो कि रिमेंबर करने वाली है वो हमारे पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं कि 1 न्यूटन मीटर 1 जोल के बराबर होता है और 1 जोल हमारे पास 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये कहा जा रहा है इन गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि अगर हम बात करें गैसेस की या फिर बात करें लिक्विड्स की, तो गैसेस और लिक्विड्स में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी टेम्परेचर है वो हमारे पास ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इससे ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए। और वैसे भी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर में आप भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। और यही वो बेसिकली फार्मूला है जहाँ से हमें ये पता लगता है कि जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे या जितने मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। याद रखिए जब कोई चीज़ें ज़्यादा टकराती हैं, ज़्यादा कोलाइड करती हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, तो इनके इसकी कूलिंग की वजह से एक टेम्परेचर बिल्डअप होता है और वही टेम्परेचर हमें वार्मथिंग में मदद करता है और इसी तरह हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए जो हम अपने घरों में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इस्तेमाल करते हैं, हम सुई गैस इस्तेमाल करते हैं या इसी तरह मीथेन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, एलपीजी कुछ भी यूज़ करते हैं, या इसी तरह ऑटोमोबाइल्स में हम सीएनजी यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या और भी जितने भी फ्यूल्स हैं, उन फ्यूल्स में फंडामेंटल चीज़ एक ही है कि जब उस फ्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, तो इनके टकराने की वजह से, इनके स्कूलियन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इनके अंदर एक नया प्रोसेस कंबस्टन का इनिशिएट हो जाता है। और उस कंबस्टन को इनिशिएट करवाने के लिए हमें स्पार्क की ज़रूरत होती है, फ्लेम की ज़रूरत होती है। जब इन्हें फ्लेम प्रोवाइड किया जाता है तो इसके नतीजे में ये बर्न आउट होते हैं, कंबस्टन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है और यही हीट एनर्जी फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये तो एक बहुत लेंथी हमारे पास डिस्कशन है जिसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मूविंग बैक टूवर्ड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जो गैसेस और लिक्विड्स हैं इनमें टेम्परेचर किस किस्म की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो याद रखिए जो हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स हैं इन दोनों केसेस में हमारे पास जो गैसेस की या लिक्विड्स की इन लाइन मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है जिसे हम आम वर्ड में ट्रांसलेशनल मोशन का नाम देते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में आपको पता ही होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो हमारे पास बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन को कहा जाता है। लिहाजा जो गैस और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं, इनकी स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है जिसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और गैसेस और लिक्विड्स में प्रोड्यूस होने वाला टेम्परेचर इसी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही नतीजा होता है। सो मूविंग बैक टू वर्ड द ऑप्शन, ऑप्शन में अगर हम देख लें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है वो एवरेज ट्रांसलेशन है, तो ये एग्जैक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन रोटेशनल है, तो याद रखिए रोटेशनल
सिर्फ और सिर्फ गैसेस में हो सकती है लेकिन लिक्विड्स में नहीं हो सकती। वाइब्रेशनल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती है और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि बीटा और चार्ली ऑप्शन गलत हैं, लिहाजा ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी द अल्फा ऑप्शन, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए अगर इसी क्वेश्चंस को मैं कुछ यूं मॉडिफाई करूं कि इन गैसेस टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि अगर सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस मोशन की वजह से होता है, तो फिर इस केस में हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा। याद रखिए जो गैसेस हैं इनमें हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है और वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। लेकिन अगर मैं इस एमसीक्यूज को इस सूरत हाल में देखूं कि जब गैसेस और लिक्विड्स दोनों की बात हो रही है, यहाँ गैसेस के लिए तो ऑल ऑफ दीज है लेकिन चूंकि साथ में लिक्विड को भी इंक्लूड कर दिया गया, लिहाजा हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना है और ऐसी चीज ढूंढनी है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो याद रखिए इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन हियर विल बी द अल्फा ऑप्शन। Moving back toward the next question, question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये कहा जा रहा है द मोलर वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज मैक्सिमम एट, कि जो मोलर वॉल्यूम है एक मोल ऑफ गैस जो कि नाइट्रोजन की है उसका जो मोलर वॉल्यूम है, याद रखिए मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ वन मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड एज द मोलर वॉल्यूम। अब हमने ये देखना है कि जो मोलर वॉल्यूम है वो नाइट्रोजन गैस का किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर मैक्सिमम होगा। तो याद रखिए मोलर वॉल्यूम इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। याद रखिए कि मोलर वॉल्यूम तब मैक्सिमम होता है जब हमारे पास जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और हमारे पास प्रेशर मिनिमम से मिनिमम हो। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं यूं कहूँगा कि जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की और इसी तरह मोलर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। ये दो एस्पेक्ट्स हमने ढूंढने हैं, ऐसा हमने टेम्परेचर ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जहां टेम्परेचर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और हमने प्रेशर ऐसा ढूंढना है जहां प्रेशर मिनिमम से मिनिमम हो। सो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एक चीज़ जो हमने यहाँ फोकस करनी है वो ये है कि यहाँ हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में है और सबसे ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर किस में है। याद रखिए हमने ऑप्शन वो ढूंढना है जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो और प्रेशर सबसे कम हो। टेम्परेचर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिल रहा है चार्ली ऑप्शन में, क्योंकि सभी में टेम्परेचर स्केल जो है वो सेंटीग्रेड ही है, लिहाजा हमें कन्वर्जन तो कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अगर हम देखें तो चार्ली ऑप्शन में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। और प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो प्रेशर हमारे पास सबसे कम चार्ली और अल्फा ऑप्शन में है, लेकिन अल्फा ऑप्शन में चूंकि टेम्परेचर कम है जो कि नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए। ज़हन में यही कॉन्सेप्ट रखें कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी कम होना चाहिए। अब प्रेशर तो अल्फा चार्ली दोनों में इक्वल है लेकिन जो टेम्परेचर है वो चार्ली में ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है कि हम चार्ली ऑप्शन को टिक आउट करें। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन हियर विल बी द चार्ली ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये कहा जा रहा है 8 ग्राम ऑफ द मीथेन एंड द 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन आर मिक्स्ड एंड केप्ट एट 760 millimeter pressure at 273 Kelvin. The total volume occupied by the mixture will be। हमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि 8 ग्राम हमारे पास मीथेन थी, 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन थी और हमने इनको मिक्स किया और इन्हें 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी और 273 केल्विन पर हमने इन्हें रख दिया। बताइए इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है जो कि इस मिक्सचर के बनाने के बाद होगा वो हमारे पास कितना होगा। अब यहाँ देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कन्वर्जन वाला ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन ये हमारे पास कितने मोल्स के बराबर होता है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स के बराबर होता है। जब हम इन्हें
इन ये मोल्स को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास नेट मोलर वॉल्यूम क्या आएगा। जब हमारे पास नेट मोलर वॉल्यूम आ जाएगा फिर हम उसे 1 मोलर वॉल्यूम या सिंपल जो हमारे पास स्टैंडर्ड मोलियम वॉल्यूम है 1 मोल का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन हमारे पास इस मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। मेथड मैंने बताया, चलिए इसको करके भी देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास मीथेन के कितने मोल्स बनते हैं और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। जब इन दोनों के मोल्स हम मालूम कर लेंगे तो फिर इन दोनों को ऐड अप करके हम मिक्सर के मोल्स भी बता सकेंगे। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसमें हमें दिया गया है कि 8 ग्राम हमारे पास मीथेन है और इसी तरह हमारे पास जो है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अब हमने ये देखना है कि इनके मोल्स कितने बनते हैं। ये हमारे पास 8 ग्राम CH4 थी और 2 ग्राम हमारे पास H2 थी। याद रखें जब कभी आपको ये चीज़ क्लैरिफाई ना की गई हो ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि हाइड्रोजन कौन सी है। अगर मॉलिक्यूलर या नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में एग्जैक्टली क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो आपने हाइड्रोजन को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही कंसीडर करना है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेसेंट फॉर्म में हम इसे बहुत ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करने के बाद रखते हैं। लिहाजा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आया ये मॉलिक्यूलर है या ये नेसेंट हाइड्रोजन है तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही कंसीडर करना है। अब हम सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फार्मूला आपको मालूम ही होगा कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन mass divided by the molar mass। अगर हम अप्लाइड वैल्यू करें जो हमें गिवन है तो सबसे पहले हम मीथेन के मोल्स निकाल लेते हैं। हमारे पास अगर मीथेन के मोल्स निकालना मकसूद हो तो हम ये देखते हैं कि हमें 8 ग्राम जो है ये गिवन मैस दिया गया है और इसी तरह हमें जो इसका मोलर मैस है वो हमें पता है कि कार्बन का चूंकि 12 होता है और हाइड्रोजन का हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा तो 12 + 4 16 हो जाएगा। अब अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूं तो मेरे पास गिवन मैस 8 ग्राम है जबकि मोलर मैस मेरे पास 16 ग्राम पर मोल है। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 तो 1/2 इट्स मीन दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। यानी मेरे पास जो मीथेन है वो बेसिकली 0.5 मोल है। ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गई। अब मैंने जो मेरे पास सेकंड वैल्यू थी, जो सेकंड चीज़ जिसे हमने यहाँ देखना है वो हमारे पास ये था कि जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमने इसके बारे में देखना है कि जो 2 ग्राम हाइड्रोजन है ये किसके इक्वल होगी। तो चलिए तो हम यही फार्मूला जो हमने पहले देखा था उसी को देखेंगे, उसी को दोबारा यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है वो 2 ग्राम गिवन मैस है जबकि हमारे पास इसका मोलर मैस भी 2 ग्राम ही है। लिहाजा 2 ग्राम गिवन मैस और 2 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मैस है। 2 ग्राम से कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाय द पर मोल है तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 मोल की। लिहाजा हमारे पास जो 8 ग्राम ऑफ द मीथेन थी वो 0.5 मोल के इक्वल थी और इसी तरह 2 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। अगर हम नेट टोटल यहाँ देख लें कि हमारे पास जो है वो इस मिक्सर का मैस कितना होगा तो 0.5 मोल तो हमारे पास मीथेन थी और 1 मोल हमारे पास थी हाइड्रोजन। तो इन दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट मोलर वॉल्यूम आएगा वो 1.5 मोल होगी। यानी जब हमने इन दोनों को मिक्स कर लिया होगा तो हमारे पास जो नेट वॉल्यूम होगा उस मिक्सर का वो 1.5 मोल के इक्वल होगा। अब हमें पता है कि हमने एक मोल की अगर हम बात करें तो एक मोल जो है वो 22.414 DM³ के इक्वल होता है। यानी एक मोल का वॉल्यूम जिसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है वो 22.414 DM³ होता है। लेकिन हमें जो गिवन मिक्सर है इसका वॉल्यूम तो नेट वॉल्यूम हमारे पास 1.5 मोल के है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
33.6 dm क्यूब। ये हमारे पास इसका नेट वॉल्यूम आ गया। नेट हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 33.6 डीएम क्यूब है। सो डैट वॉज कि हमने करना क्या था। सबसे पहले तो हमने जो गिवन वैल्यूज थी उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने थे। जब नंबर ऑफ मोल्स कंफर्म हो गए तो फिर हमने मिक्सर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और वो किस तरह निकालते हैं, दोनों के मोल्स जो कि सेपरेट चीज़ें थी, इन दोनों के मोल्स को आप ऐड अप कर लीजिए, आपके पास नेट मोल आ जाएंगे हमारे पास मिक्सचर के। और जब मिक्सचर के मोल्स पता हो गए तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास नेट वॉल्यूम आ जाएगा मिक्सचर का। तो हमने जब ये सारा प्रोसेस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 33.6 डीएम क्यूब। लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स द ऑप्शन। क्या हमारे पास 33.6 डीएम क्यूब का ऑप्शन मौजूद है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की तो 11.2 डीएम क्यूब, ये गलत हो गया। बीटा ऑप्शन 22.4 डीएम क्यूब, गलत। अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शन की तो 44.8 डीएम क्यूब, ये भी गलत। लिहाजा चार्ली ऑप्शन हमारे पास बचता है 33.6 डीएम क्यूब। सो चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट गैसेस, कि गैसेस के बारे में से इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। याद रखिए हमने वो वैल्यू या वो बात देखनी है या वो स्टेटमेंट देखनी है जो कि गैसेस के हवाले से ट्रू नहीं है। यानी इन अदर वर्ड वो कह ये रहा है कि हमने ये बताना है कि इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग गैसेस। अल्फा ऑप्शन में कहा जा रहा है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है अल्टीमेटली। ये तो गैसेस की एक प्रॉपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि लेट्स से ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गैसेस की मिकदार कुछ यूं है, मॉलिक्यूल्स इधर इधर पड़े हैं। अगर इस पर मैं अपना प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास रिजल्टेंटली यही गैस जो है वो इतने से वॉल्यूम को भी कवर अप कर जाएगी, क्योंकि गैसेस जो हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं, इन्हें हम दबा सकते हैं। तो हमारे पास ये बात तो बिल्कुल ठीक हुई ना कि गैसेस जो हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं। दूसरी बात बीटा है, वो हमें ये कहती है कि दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, कि इनके पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। इसे एक मिनट के लिए हम लॉक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गैसेस हैं इनमें तीनों किस्म की मोशन होती हैं, वाइब्रेशनल भी होती हैं, रोटेशनल भी होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी होती हैं। सो नेक्स्ट हम चार्ली ऑप्शन को देख लेते हैं कि आया आगे बातें हमारे पास गैसेस के रिगार्डिंग ठीक है कि नहीं। द चार्ली ऑप्शन में कहा गया सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस काजिंग कूलिंग, कि अगर हम गैसेस को सडनली एक्सपैंड करें तो वो कूलिंग काज करती हैं। तो ये चीज़ तो आप जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट है वो गैसेस के बारे में है। और जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट हमें यही कहता है कि जब गैसेस को हम एक्सट्रीमली कंप्रेस करते हैं और उसके बाद फिर उसे एक्सपैंड करते हैं तो उसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट आता है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल ठीक हुई। अगर हम डेल्टा ऑप्शन को देखें, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, कि जो वेजल्स की या जो हम जो कंटेनर है जिसके अंदर गैसेस हैं उस गैसेस को इतनी उनमें एबिलिटी है कि वो उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और ये चीज़ भी हम देख चुके हैं कि लेट से ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं तो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर या वॉल्स ऑफ वेसल पर ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो ये बात भी हमारे पास गैसेस के हवाले से बिल्कुल ठीक हुई। लिहाजा हमारे पास जो ये बीटा ऑप्शन था यही फॉल्स है। क्यों? वो इस वजह से कि गैसेस में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही नहीं होती, इनमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, इनमें रोटेशनल मोशन भी होती है, इनमें तीनों किस्म की मोशन होती हैं और ये 3 डायमेंशनली मूव करती हैं। लिहाजा गैसेस के बारे में जो बीटा ऑप्शन में लिख दिया गया ये गलत लिखा गया। याद रखिए इनमें तीनों किस्म की मोशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्लॉट ऑफ विच पेयर ऑफ द स्पीशी विल गिव अ कर्व्ड ग्राफ। देखिए क्वेश्चन फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि हमने आपको कुछ ग्राफ दिए हैं और इन ग्राफ्स में से आपने वो ग्राफ बताना है कि वो कौन सी दो पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी वैल्यूज हैं
कि जिनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास कर्व्ड ग्राफ आता है। पहला हमें बताया गया पीवी वर्सेस पी, कि अगर हम पीवी यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और इसी तरह प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो क्या कर्व आता है, देख लेते हैं। देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जब ग्राफ ड्रा किया जाता है, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा से ड्रा करते हैं। हमें ये बताया जा चुका है कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो एक तरफ अगर हम प्रोडक्ट लें पीवी का और दूसरी तरफ हम P को रखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ये चीज़ शो करती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यही वो बायल्स लॉ था, यही वो बायल्स की इक्वेशन थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू। ये आप बायल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। लिहाजा इसमें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, लिहाजा ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हुआ। सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं, वो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर हम ड्रा करें ग्राफ की तो अब इसको भी हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और याद रखिए अगर भी किसी इनवर्सली प्रोपोर्शन को आपने शो करना हो तो आप कुछ यूं करेंगे कि एक तरफ आप 1/p लिख लेंगे और एक तरफ आप v लिख लेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड लाइन मिलेगी, जो कि होगी तो इंक्लाइंड लाइन, लेकिन ये कर्व तो कहीं से नहीं है। ये अलबत्ता मैंने बनाते हुए इसे कर्व कर दिया, लेकिन अगर आप इसको बुक्स पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कुछ सही बनी है जी, ये वाली डायग्राम सही है भाई। ये बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, या इससे ये पता लगता है कि जो इन्वर्स ऑफ प्रेशर है ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आप पढ़ चुके हैं जब आपने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयज लॉ पंजाब टेक्स्ट बुक में, फेडरल टेक्स्ट बुक में, केपी के टेक्स्ट बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, तो आपको ये ग्राफ वहाँ नज़र आया होगा कि अगर हम इन्वर्स ऑफ प्रेशर और इसी तरह वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। हाँ यहाँ कुछ बुक्स के हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बात यही चीज़ समझाई गई है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में इसको कुछ इस तरह लिखा है कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बात एक ही है, जिसको मर्जी आप उल्ट कर दो उसके लिए आपको एक इंक्लाइंड लाइन ही मिलेगी। लिहाजा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि हमारे पास जो इस केस में ये इंक्लाइंड लाइन मिलती है, लेकिन ये इंक्लाइंड लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास कोई कर्व्ड लाइन नहीं होती। तीसरे ऑप्शन को देख लिए तो वो है प्रेशर और एक तरफ है वी इनवर्स। ये भी वही हमारे पास ग्राफ है जो मैंने अभी ड्रा किया था इतनी मेहनत से, कि एक तरफ वी इनवर्स रखा गया था और एक तरफ प्रेशर। तो इस केस में भी हमें ये स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, इंक्लाइंड होती है लेकिन होती स्ट्रेट है। लिहाजा ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं। चार्ली ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या आया ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास है कि एक तरफ हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ले लें, एक तरफ हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लें और दूसरी तरफ पी इनवर्स ले लें। तो याद रखिए जब हम ये ग्राफ बनाएंगे कि एक तरफ प्रेशर और वॉल्यूम और दूसरी तरफ पी इनवर्स लेंगे तो ग्राफ कुछ यूं आएगा, कुछ यूं आएगा। जिस टेम्परेचर पे मर्जी ले लें ग्राफ कुछ इस तरह का ही हमें आएगा। ये भी आप अपनी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। लिहाजा हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन फॉर दिस करेक्ट क्वेश्चन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। ये तो बीटा पे लग गया, हमने कहाँ लगाना था, हमने लगाना था डेल्टा पे। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आज डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बताना है, किस तरह सॉल्व करना है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में सेशन नंबर 9 में देखेंगे। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं फिर से कहूँगा कि आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, ज़रूर बताना है कि आया इस सेशन में मज़ीद क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्या इसी तरह हमने सेशन को लेकर चलना चाहिए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमें भी पता लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट इससे कितने फ़ायदेमंद हैं और उन्हें कितना यहाँ से कुछ इस्तेफादा हो रहा है कि नहीं, या हमारी मेहनत कितनी एफर्ट हमारी तरफ से है, क्या स्टूडेंट भी इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं।
बहरहाल ये तो आप पे है। देखें, हमारी आज की ज़िंदगी में हमें बहुत से प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं। अब इसमें आप पे है कि आप एज ए एन एम डी कैट प्रिपेयर, जो कि एम डी कैट को प्रिपेयर करें, कितनी एफर्ट लगाते हैं। याद रखिए, अब से ये जो एन एम डी कैट है या जो एम बी बी एस का शोबा है ना, ये गेम ऑफ एफर्ट बन चुकी है। सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अब इन सोर्सेज से आपने कैसे इस्तेफादा करना है, ये आप पे डिपेंडेंट है। बहरहाल मैं ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करता, यहीं अपनी बात को इख्तिताम करूँगा। आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी इन एफर्ट्स के बदले आपको भी कुछ फ़ायदा पहुँचाए और कल क़यामत को और इसी दुनिया में भी हमें अल्लाह इसका नीमुल बदल अता करें। बहरहाल आपसे लास्ट पे इजाज़त चाहूँगा और आपकी बेहतरी के लिए आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।